हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हमने बच्चों अपना पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिया था। हमारा जो पहला यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसको यूनिट नंबर 6 हमने नाम दिया था, क्योंकि 5 यूनिट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में थे। तो उस यूनिट में 3 चैप्टर आपको मैंने बताए थे। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो वो आपके 3 में से एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था बच्चों। 2 लेक्चर हुए थे हमारे उसके, वो 2 लेक्चर में हमारा वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब बच्चों अगला जो चैप्टर हमें शुरू करना है वो हमारा इसका सेकंड चैप्टर है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो हमारा यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। 1950 तक 1950 में हमारा संविधान बना था, आपको पता है, और 1947 में हमें आजादी मिली। तो आपको अब ये देखना है कि इंडियन इकोनॉमी का क्या कंडीशन था 1950 और 1990 के बीच में, क्योंकि हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने था नेशन बिल्डिंग का। आखिर नेशन बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जाए, क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए और किस तरीके से काम किया जाए जिससे अपने नेशन को बिल्ड किया जा सके। तो सबसे पहला सवाल जो आता है बच्चों दिमाग में, उस टाइम के जो नेता थे, जो मंत्री थे, जो आपके जवाहरलाल नेहरू, उनके पास सबसे पहले, या कोई भी हो, किसी भी देश की सरकार हो, जब हमें आजादी मिली तो सबसे पहला सवाल यह था कि हम डेवलपमेंट के पाथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने देश के लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा। आखिर हम अपनी कंट्री को कौन से इकोनॉमिक सिस्टम पर आगे चलाएंगे? ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है सर, इसको अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? अभी मैं आया इकोनॉमिक सिस्टम पे। इंट्रोडक्शन पहले रीड कर लिया और टॉपिक के नाम आपको दिखा दूं मैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसमें। ठीक, ये हाँ जी सर, ये आपका चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 6 इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक। टोटल 7 टॉपिक इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 7 टॉपिक। पिछले चैप्टर में 9 टॉपिक थे, लेकिन वो चैप्टर इसके मुकाबले छोटा है। ये थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी 2 से 3 लेक्चर में, 3 लेक्चर मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। आपका टॉपिक ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक सिस्टम हम पढ़ेंगे, तो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, बताऊंगा अभी प्लान एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पूरा एक टॉपिक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरा एक टॉपिक है, ट्रेड पॉलिसी, हम इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है बच्चे, क्या बातें लिखी हुई है, एक बार इसको यहाँ से पढ़ लें, फिर हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम से पढ़ना शुरू करते हैं। मैं इकोनॉमिक सिस्टम को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से स्क्रीन से, ताकि आपको वो दिखाई ना दे, आप कंफ्यूज भी ना हो, क्योंकि मुझे अभी बताना है आपको इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, अभी हमें डिस्कस करना है आपसे, तो इसलिए हम उसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड, ये लेना, मैं एक एक लाइन यहाँ से अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, साथ साथ पढ़ता भी जा रहा हूँ। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा। ऑन 15 अगस्त 1947, on 15th August 1947, India woke to a new dawn of freedom. ठीक, now the job of nation building was in our own hand. We had to think of the type of economic system, capitalism or socialism. ठीक है, फिर आपका which would be most suitable for the nation, जो नेशन के लिए ज्यादा सुटेबल हो। हमारे सामने एक सवाल था, हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी, हमारे सामने एक टास्क था कि हम अपने देश के लिए कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें जो हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट हो। नेहरू and many other leaders and thinkers of the newly independent India chose an alternative to the extreme version of capitalism and socialism. कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, आप थोड़ी देर रुको। इसका एक्सट्रीम वर्जन चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि ना तो कैपिटलिज्म हो पूरी तरह से और ना सोशलिज्म हो पूरी तरह से। They found the answer in an economic system which could combine the best feature of socialism without its drawback. In this view, India would be socialist society with a strong public sector, but also with private property and democracy. The government would plan for the economy, encouraging the participants. ये इंट्रोडक्शन था बच्चों, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, आप मेरी बातें सुने ध्यान से यहाँ पर। ये लो,
अगला टॉपिक ही हमारा यही है कि हमें अपने देश के लिए इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना था। और कौन सा अडॉप्ट करना था, वो इन्होंने ये सोचा कि जो कैपिटलिज्म है वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है देश के लिए, सोशलिज्म जो होगा वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो हमें उनका मिक्सअप करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो मिक्सअप क्या होता है, उसे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। पहले तीनों को समझ लेते हैं क्या होता है। और उससे पहले इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है एक अरेंजमेंट होता है जिसके द्वारा, जिसके थ्रू आप अपने देश, अपनी कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री आर सॉल्व। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू आप अपने देश की सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्याओं को सॉल्व करते हैं। सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम तो वर्ड सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल, ये शब्द आप पहले सुन चुके हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर आपका यही था, उसके अंदर आपने सेंट्रल प्रॉब्लम को डिस्कस किया हुआ है। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ एक एक लाइन, उतना डिटेल में नहीं, जैसे पहले पढ़ा था 11 से, एक एक लाइन में आप समझ लीजिए प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और इनको तीन अलग अलग सिस्टम से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में बेसिकली मैंने आपको जो पढ़ाया होगा, तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर तीन बताई होंगी। अभी आप उन तीन को ध्यान रखोगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है, टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब रिलेटेड टू टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या बनाया जाएगा और कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में बनाया जाएगा। ये आपका व्हाट टू प्रोड्यूस होता है। बस आप एक लाइन में इतना समझे, आपको यहाँ पे व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस लिखने के लिए नहीं आएगा, ये क्लास 11 का पार्ट। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता था, रिलेटेड टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन की टेक्निक की बात की जाती है, मतलब प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होगा, लेबर इंटेंसिव का होगा या कैपिटल इंटेंसिव का होगा, वो अभी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। फिर इसके बाद आपका था हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरह से होगा, ये वाली प्रॉब्लम आपकी फॉर whom टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम होती है। अब हमें यहाँ पे समझना ये है कि हम कैसे आखिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम से। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग देखिए एक बार। ये लो आपका, यहाँ तक का मैंने अभी आपको बताया, वहीं तक का मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लो, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम व्हिच सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम एक सिस्टम है जो सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक, एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अराइज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है और भी कारण होते हैं, लेकिन वो कारण अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और भी कारण होते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू डिसाइड द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड। जहां पे आप टाइप और क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वुड टेक प्लेस, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये इसके अंदर डिसाइड किया जाता है। ठीक, अब इसमें अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है। टाइप अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप मेरी बात सुन लें। देखो मैं नाम दिखा देता हूँ आपको। ये रहा आपका कैपिटलिस्ट है, कैसे सॉल्व होगा वो, सोशलिस्ट में कैसे सॉल्व होगा, एंड मिक्स। और इंडिया ने क्या एडॉप्ट करा ये, तो यहाँ तक का हम एक बार। अच्छा बच्चों, सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जिसको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं बच्चों, जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड। ध्यान से सुने दोबारा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर ओनली। जहां पे संसाधनों का कंट्रोल भी और उनका मालिकाना हक और उसको ऑपरेट करने का काम प्राइवेट सेक्टर करता हो, उसे कैपिटलिज्म कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। मतलब पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, तो वो कैपिटलिज्म कहलाता है बच्चों। मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, इसका भी मैं डिफरेंस तीनों का बताऊंगा बाद। फिर आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर मैनेज, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड। ठीक है, आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड या मैनेज बाय गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है उसको सोशलिज्म कहा जाता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है,
दोनों का मिक्सअप आपका, जहां पे गवर्नमेंट का भी कुछ इंटरवेंशन होगा और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा, मार्केट ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का भी रोल होगा वहां पर। तो ये दोनों का जो मिक्सचर होगा उसे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि वो तीन जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे सॉल्व होंगी। वो जो तीन अलग अलग प्रॉब्लम हमने पढ़ी वो इन इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे सॉल्व होंगी हमें ये समझना है। तो जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व हो सकता है, सोचो जरा। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या डिसाइड करना होता है कि हम क्या बनाएं और कितनी मात्रा में बनाएं। अगर मैं बात कर रहा हूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, मान लो कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो वो कौन सी चीजें बनाएगी? सिंपल सा आंसर है सर, प्रॉफिटेबल। मतलब जहां पे प्रॉफिट होगा वो वाली गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर होंगी, जहां प्रॉफिट नहीं होगा उसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना होता है कैपिटलिज्म का। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हम वो वाली चीजें बनाएंगे जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक, फिर आता है दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस। अब कैसे बनाएंगे? तो हम वो वाली टेक्निक यूज करेंगे जहां हमारी कम से कम लागत लगेगी, जहां हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम लगेगी। अब चाहे वो लेबर इंटेंसिव में लगे या कैपिटल इंटेंसिव में लगेगा। अगर मान लो लेबर हमें बहुत सस्ता मिल रहा है तो हम लेबर इंटेंसिव यूज कर लेंगे, अगर लेबर हमें ज्यादा महंगा मिल रहा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हैं। या एक लाइन में आप ये सब छोड़ो, मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक जहां पे आपकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम और आपका आउटपुट मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा, वो वाली टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे कैपिटलिज्म में। ठीक है, अच्छा इसके बाद उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लेबर महंगा मिल रहा है तो आप ये नहीं देखोगे कि बेरोजगारी कितनी हो रही है देश में, नहीं, कैपिटलिज्म। सोशलिज्म थोड़ी है, समाज सेवा कहाँ होगी, वो नहीं हो रही। तो बात समझ आ गई। हाउ टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है बच्चों? अब कैपिटलिज्म है, जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है वो नहीं खरीद पाएगा। मान लो एक बीमार आदमी, उसको दवाई चाहिए लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है दवाई खरीदने, क्या वो खरीद पाएगा? कैपिटलिज्म में नहीं खरीद पाएगा। कैपिटलिज्म का मतलब ही यही है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीड। नीड्स के बेसिस पे नहीं होता बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का, इनकम के बेसिस पे होता है। तो ये तीन अलग अलग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया मैंने आपको, कौन सी इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। एक बार इसको पढ़ोगे फिर आपको दोबारा से समझ आ जाएगा। ये मेरी बातें जो आपने सुनी, एक बार इन्हें रीड कर लेते हैं। जी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से पढ़ना शुरू करते हैं बच्चे, मीनिंग से। A capitalist economy is the one in which means of production are owned, मैंने बताया आपको, controlled and operated by private sector। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी है जहां पे आपके मीन्स का मतलब होता है बच्चों रिसोर्सेज। प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं उसका मालिकाना हक, उसका कंट्रोल और उसका ऑपरेशन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाएगा। तो द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस थ्रू मार्केट, जो आपका सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होगा। कैसे सॉल्व होगा वो नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ से एक एक करके पढ़ते हैं। ये याद ये अंडर capitalist economy, the three central problems are solved in the following manner। आपका इस तरह से होगा, जैसे कि what to produce, under this system only those goods are produced that can be sold profitably either in the domestic or in the foreign market। मैंने आपको बताया आप सिर्फ वो वाले गुड्स बेचोगे जो प्रॉफिटेबल हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचो या आप फॉरेन मार्केट में बेचो। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग चीपर टेक्निक, आप सस्ती टेक्निक यूज करोगे। इन केस ऑफ चीपर लेबर, अगर लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करोगे। ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन केस ऑफ कॉस्टली लेबर, तो आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया, सस्ती टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। और होम टू प्रोड्यूस में इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड। ध्यान से देखें, उनकी नीड्स के बेसिस पे नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर, उनकी इनकम और परचेजिंग पावर के बेसिस पे होता है। ये चीज मैंने बताई थी अभी। एंड दिस मींस दैट अ सिक पर्सन, अगर कोई बीमार आदमी है, विल बी एबल टू गेट मेडिसिन ओनली व्हेन ही कैन अफोर्ड टू बाय इट, अदरवाइज नॉट, इवन इफ देयर इज अर्जेंसी। अगर उसके पास पैसे हैं
तो वो खरीद पाएगा, अदर नहीं है तो वो नहीं खरीद पाएगा। बच्चों ये लिमिटेशन है कैपिटलिज्म का, ठीक है, आप समझ गए ना। जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, तो ये नहीं होते हैं उस कैपिटलिज्म सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमी भी मैंने अभी आपको बताया, इसमें भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इसको यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों सोशलिस्ट इकोनॉमी में मैंने बताया था ओन्ड, कंट्रोल और ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर होगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा, उसके द्वारा किया जाएगा कंट्रोल और मैनेज, ठीक। तो वो होगा आपका सोशलिज्म। तो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितनी क्वांटिटी में बनेगा, ये सरकार डिसाइड करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज होगी, ये भी कौन डिसाइड करेगा आपका? ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि प्रोडक्शन कैसे होगा। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ नीड होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। जरूरत के हिसाब से होगा, मतलब सरकार कुछ चीजों को रिजर्व करती है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, वो भी उस बेनिफिट को ले सकते हैं। ये सोशलिज्म होता है, और इसमें 3 प्रॉब्लम इस तरह से आपकी सॉल्व कराई जाती है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, आ जाओ जरा इससे भी, ये कहां गया ये रहा। A socialist economy is one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government, ठीक है। अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा आपका, यहाँ देखो। अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी the 3 central problems are solved in the following manner. In a socialist society, the government decides what to produce in accordance with needs of the society, ठीक है। फिर आपका हाउ टू प्रोड्यूस में द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड, कितनी जरूरत है, एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू द सिटीजन हु नीड इट, एंड फ्री एजुकेशन ऑल्सो, फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है एक सोशलिस्ट नेशन। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में बच्चों यहाँ से पढ़ लें, इसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं लिखा है। यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है आपका? A mixed economic system refers to a system in which public sector and the private sector are allotted their respective roles solving the central problem। मतलब जहां पर दोनों सेक्टर होंगे और उनके रेस्पेक्टिव रोल होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। क्लियर? आगे 2-3 लाइनें और लिखी है, इनको रीड कर लेते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ये रहा आपका। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, ठीक है। दोनों साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड व्हाटएवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, जितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एंड फेल्स टू डू, मार्केट अगर फेल्स हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको रिजर्व रखती है। एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मार्केट फेल्स टू डू, जहां मार्केट फेल हो जाता है तो जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है। अब सवाल आता है कि हमने कौन सा वाला इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करा, तो बच्चों हमने अडॉप्ट करा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये वाला भी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम इनका डिफरेंस डिस्कस करेंगे तीनों का। इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करा। देखो इसमें क्या बात है। आफ्टर द फ्रीडम, लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू वर कंफ्यूज with regard to economic system to be followed in India. Some leaders, कुछ लोगों का मानना था favor of socialist economy. However, in a democratic country like India, complete dilution of private ownership was not possible. ये पूरी तरीके से possible नहीं था, जैसे कि सोवियत यूनियन के टाइम पर था। Capitalist economy system, यहाँ देखिए capitalist economic system did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first prime minister, as under this system there would be less chance for improvement in quality of life majority of people। जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनका कैसे होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव? तो जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे, पूरी तरीके से कैपिटलिज्म भी नहीं होना चाहिए। एज अ रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी विद बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड, ये अडॉप्ट करा गया बाय द इंडियन इकोनॉमी। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी सोशलिस्ट विद अ स्ट्रांग पब्लिक सेक्टर बट आल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट कर लिया गया। इसके अंदर क्या बात बताई गई है बच्चे? आपके सामने एक टास्क था कि आपको कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपने देश के लिए अडॉप्ट करना है। सोशलिस्ट को भी हम पूरी तरह से नहीं कर सकते थे, पूरी तरीके से डाइल्यूशन नहीं किया जा सकता, और कैपिटलिस्ट के खिलाफ से जवाहरलाल नेहरू का है, क्योंकि उसमें क्या था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मेजॉरिटी ऑफ पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव नहीं कर पाते हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिसाइड करा कि हम दोनों का मिक्सअप बना के चलेंगे,
मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहेंगे, जहां पे पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, दोनों होगा, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा, जिससे कि कोई दिक्कत आगे जाके ना आए। इन तीनों का एक टेबल बना के मैंने डिफरेंस दिया हुआ है, अगर आप वो खुद भी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, मैं एक बार रीड करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा आपका, तीनों का कंपैरिजन देखिए आप। ऊपर आपने जितना भी पढ़ा वो सारा कंपैरिजन इस टेबल पे दिया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस अमंग थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिस भी हम अंडरलाइन करते जाते हैं और इनको पढ़ते जाते हैं। यहाँ देखिए पहला बेसिस आपका नेचर। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर तीनों का देखो एक एक करके। इट इज अ फ्री इकोनॉमी, ये आपका कैपिटलिज्म की बात होती है। वेयर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये फ्री इकोनॉमी है जहां पर मार्केट फोर्सेस ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे मार्केट फोर्सेस ऑर्गेनाइज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन ऑर्गेनाइज करता है? मार्केट फोर्स। फिर आप देखेंगे यहाँ पे अब प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें आपका सोशलिज्म में विच इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो सीधे सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होती है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंडक्टेड बाय मार्केट, और इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लें, दिख नहीं रहा है उधर वाला कुछ शायद, अब पूरा दिख रहा है क्या? ठीक, अच्छा। पॉइंट नंबर 2, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मोटिव क्या है? आपको पता है कैपिटलिज्म में सर प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट मोटिव इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव है सोशलिज्म में। सोशल वेलफेयर इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, समाज सेवा है। एंड मिक्स में दोनों होता है, प्रॉफिट मोटिव इन प्राइवेट सेक्टर में एंड सोशल वेलफेयर इन पब्लिक सेक्टर, ठीक। तो ये हो गया आपका इस तरह। एंड नंबर 3, रोल ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटलिज्म में बच्चों को डायरेक्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होता। कैपिटलिज्म में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन सरकार का नहीं होता। देयर इज नो डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता। एंड सोशलिज्म में द गवर्नमेंट प्ले एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत एक्टिव रोल होता है। एंड इधर का बात करें तो फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंड पार्शियल कंट्रोल इन प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में पूरा कंट्रोल होता है और आपका प्राइवेट सेक्टर में पार्शियल कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल है, सरकार की ही मर्जी चलती है वहां पर, लेकिन पार्शियल कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप आएंगे आगे, सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम। अच्छा, सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है ये हमने अभी पीछे डिस्कस करा था। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट, central problem of what, how and for whom to produce are solved in through price mechanism. And यहाँ पर आपका planning mechanism, central problems are solved through planning mechanism, planning से होता है, and both the price mechanism and planning mechanism, और यहाँ पे दोनों यूज होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्टर का मिक्सअप है। कंपटीशन की अगर हम बात करें, कंपटीशन, कंपटीशन एग्जिस्ट, नो कंपटीशन एग्जिस्ट। सोशलिज्म में कंपटीशन एग्जिस्ट इन प्राइवेट सेक्टर ओनली, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में आपका कंपटीशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। ये आप मेरिट्स डिमेरिट्स आप अपने आप को देख लेना, ये देखो मैं आपको भी करा देता हूं। इट फोस्टर्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज, ठीक है, कैपिटलिज्म में आपका। एंड इट इंश्योर सोशल जस्टिस, यहाँ पे सोशल जस्टिस आपका इंश्योर होगा। इट इंश्योर कंज्यूमर सोवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंस होगी, अब चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो कंज्यूमर अगर चाहता है कि उसे प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा अच्छी सर्विस मिल रही है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाएगा, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो वहां पे ज्यादा अच्छी सर्विस मिल रही है, तो कंज्यूमर को यहाँ पे प्रेफर दिया जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी। डिमेरिट, इट ओवरलुक सोशल इंटरेस्ट, ठीक है, ये सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर कर देता है। इट इग्नोर कंज्यूमर सोवरेनिटी, ये कंज्यूमर की सोवरेनिटी को इग्नोर करता है। मतलब आपका सोशलिज्म है, सरकार जो कहेगी वही आपको लेना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि हम कहीं और जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग माइट शो इनएफिशिएंसी एंड करप्शन इफ गाइडेड बाय सेल्फ मोटिव, ठीक है ना। तो आपका करप्शन वगैरह यहाँ पे सेल्फ मोटिव की वजह से। तो ये तीनों का आपका बच्चों डिफरेंस था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था ऊपर जो हमने पढ़ा था उसी का। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 3,
इकोनॉमिक प्लानिंग है, इस पे अभी हम आते हैं। यहाँ देखिए ये छोटा सा टॉपिक है आपका, देखो व्हाट इज प्लान, मीनिंग ऑफ प्लान एंड रीजन और ड्यूरेशन एंड फिर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड देन आपका अगला टॉपिक। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है। इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको क्या डिस्कस करना है? इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको ये देखना है, अगला सवाल आपके सामने अब ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम आपने अडॉप्ट कर लिया, अब आप अपनी इंडियन इकोनॉमी को जो स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस में जा चुकी है उसे वापस कैसे लाएंगे? उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कंट्री के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के साथ साथ आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी चीज को बच्चों इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ से आगे है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ बताई गई है व्हाट इज प्लान। प्लान का मतलब होता है आपका कि कोई प्री डिटरमाइंड गोल आपका है, उस प्री डिटरमाइंड गोल को पूरा करने के लिए आप कुछ स्ट्रेटेजी या कुछ पॉलिसी बनाते हैं, उसे आप प्लान कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान? अगर हम बात करें तो प्लान का मतलब एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आपकी स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसीज होती हैं जिसके लेकर आप आगे बढ़ेंगे, उसे हम प्लान कहते हैं। और जो प्लान बनाए गए थे बच्चों, उनकी जो ड्यूरेशन रखी गई थी वो 5 इयर्स रखी गई थी, मतलब पंचवर्षीय योजना जिसे आप कहते हो, तो 5 ईयर प्लान के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें आपके 2-4 मीनिंग्स है, आप उनको देख लें। और इकोनॉमिक प्लानिंग का भी प्लानिंग कमीशन के हिसाब से आपका मीनिंग है। एक बात और मैं आपको बता दूं, प्लानिंग कमीशन का सेटअप 1950 में हुआ था, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्लानिंग कमीशन का नाम बदल गया है 1 जनवरी 2015 में, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है। नीति क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बेसिक बातें हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, आ जाए इसमें हमारा ये एक ज्यादा जूम कर रखा है क्या? टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 आपका प्लान एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, प्लान एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, पहले कुछ एक एक मीनिंग लिखे हुए हैं, जैसे व्हाट इज प्लान। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज प्लान। तो प्लान देख लेते हैं पहले, प्लान क्या है। आप प्लान स्पेल आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज, मतलब आप अपने देश के संसाधनों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इट शुड हैव सम जनरल गोल as well as specific objective which are to be achieved within a specified period of time। इसके कुछ जनरल गोल होंगे, कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव भी होंगे जो आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे अचीव करना चाहते हैं। मीनिंग ऑफ प्लान की अगर हम बात करें, मीनिंग ऑफ प्लान, तो आप प्लान का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था, आपका एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल होगी। एक तरह का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल होगी। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी वर्क आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एडवांस में सारे काम यहाँ पे कर लिए जाते हैं। रीजन फॉर मेकिंग प्लान, अगर हम बात करें इसमें रीजन फॉर मेकिंग प्लान, एक तो ये वाला टॉपिक, एंड ड्यूरेशन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 वर्ष की, 5 ईयर्स। तो रीजन फॉर मेकिंग प्लान देखें जरा। रीजन फॉर मेकिंग प्लान, प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्रीडिटरमाइंड गोल। मैंने आपको बताया था आपका पहले से कुछ प्रीडिटरमाइंड गोल होगा within a specified time period. It involves detailed analysis of the problem at hand एंड मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन टू सॉल्व देम। आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी और उनको सॉल्व करने के लिए जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो डिसीजन। ड्यूरेशन की बात करें तो इन इंडिया प्लान्स आर मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 इयर्स एंड आर नोन एज 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के नाम से। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन। आपका ये सोवियत यूनियन से लिया गया है बच्चों, सोवियत संघ। Contained in plan are plan documents not only specific to objective to be attained in 5 years, but इसके अंदर आपके वो सारे भी होते हैं। अभी आप नीचे क्या लिखा हुआ है 20 years, मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी कवर होंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी कवर होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5 years वाले ही हो आपके, बट के आगे क्या लिखा है, बट ऑल्सो व्हाट इज टू बी अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years। आप ध्यान से देखें, आप 20 सालों में क्या अचीव करना चाहते हैं वो भी होगा। दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है कोई पूछ लेगा तो बोल देना वो वाले ऑब्जेक्टिव जो हम 20 साल में अचीव करना चाहते हैं उनके लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उसे पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। द 5 ईयर प्लान्स आर सपोज्ड टू प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द पर्सपेक्टिव प्लान। और जो 5 ईयर प्लान्स है वो इनका बेसिस है, पर्सपेक्टिव प्लान का बेसिस है 5 ईयर प्लान। क्लियर है? इकोनॉमिक प्लानिंग पे आ जाते हैं बच्चे। इकोनॉमिक प्लानिंग पहले तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से देख लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन का क्या कहना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से यहाँ देखिए नीचे ये लिखा हुआ है प्लानिंग कमीशन, तो लास्ट में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन स्टेट इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन
different development activities in accordance with national priority। मतलब आप अपने देश के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, नेशनल प्रायोरिटीज होनी चाहिए आपकी, और उससे डेवलपमेंट हो सके एक्टिविटीज का, ठीक है ना। तो ये आपका प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, और बाकी बातें क्या लिखी है ऊपर से मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम under which a set of target is defined by the central authority of the country. These targets are to be achieved within a specified period of time, taking the resources of the country consideration. Economic planning is based on the principle of mixed economy and cover both economic and social area of planning। दोनों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। To make economic planning effective, the government of India set up planning commission। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन का सेटअप करा 1950 में, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। याद रखना बच्चों, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। 1 मार्क्स में आ सकता है। सेटअप कब हुआ? 1950 में। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। The purpose of commission was to carefully assess the human and physical resources of the country and to prepare plan effective and resources। The planning commission fixed the planning period 5 years, which begins the 5-year plan, जहां से आपका पंचवर्षीय योजना का एरा स्टार्ट हो। अच्छा, एक काम की बात इसमें नहीं लिखी हुई है, वो क्या है? मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग हो गया है बच्चों। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन का नाम 1 जनवरी 2015 में चेंज करके क्या कर दिया है इन्होंने? नीति आयोग कर दिया है। क्या कर दिया है? नीति आयोग। समझ आ गई बात मेरी? तो यहाँ तक का टॉपिक। अभी एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे, फिर हम क्लास बंद करेंगे बच्चों। मेरा टारगेट सेट होता है, आप चिंता मत करो, पूरे 1 घंटे की भी क्लास नहीं हुई, ये भी 40-45 मिनट की हो पाएगी, ठीक है। लेकिन टॉपिक्स मेरे सेट है, अब चाहे वो 40 मिनट में खत्म हो, चाहे 45 मिनट में, चाहे 1 घंटे। तो अभी हमने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, आई थिंक अगला टॉपिक 4 होगा हमारा, ठीक है। तो एक बार हम देखें। अब आपको लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे इनके बारे में क्या लिखा हुआ है आप देखिए। द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये बच्चों 20 इयर्स वाले हैं, ये 5 इयर्स वाले नहीं। ये जो गोल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये 20 इयर्स, ये इतनी आसानी से नहीं अचीव हो पाते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। देखिए, पहले हम पूरे 5 बुलेट्स को 1, 2, 3, 4, 5 बुलेट्स को पढ़ लें, फिर एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कितने गोल्स हमारे पास हैं। हाँ, पहला बुलेट, प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटेड एज फर्स्ट 5-year exercise to achieve a distinct set of objectives। Responsibility for overall planning was vested in Planning Commission, which was set up in March 1950। ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग कमीशन के हाथ में। इसके बाद जो काम की लाइन दी, our plan documents not only specific the objective to be attained in 5 year of plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years। 20 सालों में क्या अचीव करना है। This long-term plan is called prospective plan। ये ऊपर पढ़ के आए थे। The 5 year plan are supposed to provide the basis for the prospective plan। ठीक है। It will be unrealistic to expect all the goal of a plan to be given equal importance in all the plans। ये जरूरी नहीं है कि सभी को equal importance दी जाए। In fact, the goal may actually be in conflict। For example, the goal of introduction modern technology may be in conflict with the goal increasing employment if the technology reduce the need for labor। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों। मॉडर्न, आपका यहाँ देखें, इसमें क्या बताया गया है? इंट्रोडक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी कंफ्लिक्ट। एक गोल हमारा है कि इंट्रोडक्शन करें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो ये कंफ्लिक्ट करता है गोल ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी यूज करोगे तो वहां पे लेबर की कम जरूरत पड़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा। ठीक है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन भी कई बार हो जाता है। द प्लानर हैव टू बैलेंस द गोल, a very difficult job indeed। We find different goals being emphasized in different planning India due to limited resources। A choice has to be made in each plan about which of the goal is to be given primary importance। तो आपको ये देखना पड़ता था आप कौन से गोल को अपनी प्राइमरी इंपॉर्टेंस दोगे। It is enough if the plan is specific about the sectors where it play आपका कमांडिंग रोल। तो आपके बच्चों यहाँ पे टोटल 4 प्लान की बात की गई होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तो आपको कुछ बातें लिखी तो वो मैंने आपको बता दी। आपके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात हो रही है, यहाँ पे गोल और ऑब्जेक्टिव की जो बात हो रही है उसमें आपका दिया गया होगा जेम्स के नाम से, आप इसको याद कर सकते हैं। जेम्स, हाँ वो चॉकलेट वाला जेम्स है, वही है। जी का मतलब आपका ग्रोथ, ई का मतलब इक्विटी। वैसे तो इक्विटी सबसे लास्ट में है, बट कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। इक्विटी, उसके बाद एम मतलब मॉडर्नाइजेशन, और एस का मतलब सेल्फ रिलायंस।
तो ये तो जस्ट मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बता दिया, जेम्स नहीं है बच्चों, मेरी बुक में सीक्वेंस में दिया है, मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद आई थिंक मॉडर्नाइजेशन हो, फिर सेल्फ रिलायंस और लास्ट में इक्विटी, और एक और होगा एक्स्ट्रा, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ कैसे पता चलती है किसी देश की? हमें कैसे पता चलेगा कोई कंट्री ग्रो कर रहा है? किसी देश की ग्रोथ के बारे में कैसे पता लगता है? सर हम उस देश का जीडीपी देखें, उस देश की कैपेसिटी प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कितनी है, तो ये, और वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हम किसी देश की ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ा गोल और ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे, एक परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या लगातार हमारी जो ग्रोथ है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, उससे रिलेटेड ये गोल है। तो ग्रोथ का मतलब आपको पता चल गया, जीडीपी से होता है सर। जीडीपी जिस कंट्री का जितना ज्यादा, वैसे हमेशा नहीं होता, मैंने मैक्रो में पढ़ाया, बट फिर भी अभी आप यहाँ समझे, ग्रोथ का मतलब वही होता है। ठीक, काफी बातें इसके अंदर बच्चे लिखी है काफी ज्यादा, क्योंकि ना एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कई बार एग्जाम से लिखने के लिए, इसलिए ज्यादा लिखा हुआ है। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे पहले इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, इसको देखो। पहला बुलेट, इट वाज बिकॉज ऑफ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दैट Indian economic planning had to focus on economic growth as it is primary objective, क्योंकि ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बताया देश की कैपेसिटी जो आपकी बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विस को बनाने की विद इन द कंट्री। ठीक है, इट इम्प्लाइज ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। इसका मतलब आपके पास प्रोडक्टिव कैपिटल ज्यादा है, सपोर्टिंग सर्विस ज्यादा है, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, और इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई, ये आपका ग्रोथ होता है देश का। A good indicator of economic growth in the language of economic steady increase in the gross domestic product। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात में करें तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक लगातार इंक्रीज देखने को मिलता है उसी को ग्रोथ कहा जाता है। द जीडीपी, जीडीपी क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कितना पढ़े, ठीक है ना। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वही सेम मीनिंग है। अगले बुलेट पर आ जाते हैं। हाँ, it is necessary to produce more goods and services if the people of India are to enjoy, मतलब in other words आपका of the first 5-year plan are more rich and varied life। ठीक है, तो आपको ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की जरूरत है अगर लोग ज्यादा अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। The GDP of a country is derived from the different sector of the economy, namely the agriculture जिसको primary sector कहते हैं, and the industrial sector जिसको secondary कहते हैं, and the service sector जिसको tertiary sector के नाम से जाना जाता है। The contribution made by each of these sectors make up the structural composition of the economy। तो ये जो तीनों सेक्टर मिलके बनता है इसको स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कहा जाता है। In some countries, growth in agriculture contribution more to GDP growth। कुछ देशों में एग्रीकल्चर का ज्यादा होता है, while in some other countries the growth in the service sector contribution more to GDP। जैसे इंडिया में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ काफी देखने को मिला है पिछले कई सालों में। ठीक, आफ्टर 1991 contributing of service sector to GDP increased nearly 42%, which is a good indicator of the structural transformation in India। The structural change in particular before 1990, 1990 से पहले the share of agriculture was more than 50%। agriculture का जो शेयर था वो 50% से ज्यादा था। The phenomena of growing share of service sector was accelerated in the post 1991 period। This market onset globalization in the कंट्री। तो जो आपका सर्विस सेक्टर का ग्रोथ देखने को मिला है वो 1991 के बाद हम पढ़ेंगे, 1991 के बाद वाला चैप्टर उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये ग्रोथ का आपका पहला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब आपका क्या है कि कंट्री की जो कैपेसिटी है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने की वो कितनी ज्यादा है, और जो कॉम्पोजिशन है सेक्टरल कॉम्पोजिशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर का कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रोथ। क्लियर है। और अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो स्टडी इंक्रीज है उसी को यहाँ पे ग्रोथ बोला गया है। तो ये पहला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या गोल ऑफ आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग के जो गोल्स हैं वो हमारा यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमारे कोर्स में जो 4 दिए हुए मैंने एक एक्स्ट्रा डाला हुआ है अपने। नंबर 2, दूसरा आपका है बच्चों मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन बहुत छोटा पॉइंट है। मॉडर्नाइजेशन में आपकी 2 बातें बस आप ध्यान रखेंगे, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन का मतलब एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई
और लेबर उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, उसमें काम करना उन्हें नहीं आता, तो वो उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सकें, हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, हमें उन्हें ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा, ताकि कोई भी नई चीज आए तो उसको एडॉप्ट करने से वो घबराए नहीं। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ने का मतलब क्या है, ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना, वो इससे घबराए नहीं, क्योंकि अब जब मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा ना लोगों को। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब है कि वो नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने से हिचकिचाए नहीं। एंड मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है चेंज। उसके बाद आपका दूसरा मैंने बताया चेंज इन सोशल आउटलुक, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है कि जितना ज्यादा घर से आदमी पुरुष काम करने के लिए मैन निकलता है, उतना ही वुमेन को भी निकालना पड़ेगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात जहां पर होती है उसे चेंज इन सोशल आउटलुक कहा जाता है, मतलब देखने का नजरिया बदलना चाहिए लोगों का, तभी किसी देश की ग्रोथ हो सकती है। तो ये दो बातें आपकी मॉडर्नाइजेशन में, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। ठीक, ये देखें बच्चे, मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, जितना आपको दिख रहा है बस इतना ही है। तो पढ़ दो ना एक बार यहाँ, यहाँ देखिए, इंडियन planners have always recognized the need for modernization of society to raise the standard of living, लोगों का standard of living बढ़ाने के लिए। modernization include adoption of new technology, जिसमें बात करी जाती है, जैसे modernization aims to increase the production of goods and services through use of new technology. For example, a farmer can increase the output on the farm by using new seed variety instead of using the old one. तो वो नई सीड इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग न्यू टाइप ऑफ मशीन, और एक फैक्ट्री नई टाइप ऑफ मशीन का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, ठीक है, आउटपुट को बढ़ा सकती है। तो पहला तो आपका एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब नई टेक्नोलॉजी को हम एडॉप्ट करें, यही मॉडर्नाइजेशन है। एंड दूसरा चेंज इन सोशल आउटलुक, मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट। A society will be more civilized and prosperous if it make use of the talent of women in the workplace. अगर वो वुमेन के टैलेंट को वर्क प्लेस पे यूज करेंगे तो वो ज्यादा प्रोस्पेक्टिव और सिविलाइज्ड कहलाएंगे। ठीक, अच्छा, ये कुछ 6 प्लान की ड्राफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन बता रखा है, देखो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या है। मॉडर्नाइजेशन इन द वर्ड्स ऑफ ड्राफ्ट आउटलाइन ऑफ 6 प्लान, छठे प्लान के हिसाब से द टर्म मॉडर्नाइजेशन cannot आपका कोनेट है, कोनोट है, इंडिकेट का मतलब इंडिकेट्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस in the framework of economic activity. Modernization implies shift in sectoral composition of production, diversification of activity. Modernization का मतलब है sectoral composition का shift होना, and advancement of technology and institutional innovation, और technology advance होना और institutional innovation का आना, so as to transform feudal and colonial economy into a modern and independent इकोनॉमी। तो इसका मतलब जो फेडरल इकोनॉमी थी हमारी, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें अपनी मॉडर्न इकोनॉमी में। क्लियर है बच्चों, ये आपका क्या है, मॉडर्नाइजेशन। दो ऑब्जेक्टिव हो गए, दो ऑब्जेक्टिव हो गए, तीसरे पे आते हैं। तीसरा बच्चों आपके सामने गोल है इसमें सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है आप कंट्री के खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने ही देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करें। पहले हम बच्चों दूसरे देशों पे ज्यादा डिपेंड होते थे। तो सेल्फ रिलायंस के दो मेन कारण थे, एक तो जो फॉरेन डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, फॉरेन डिपेंडेंस जो है उस पर हम कम रहे, विदेशों पे हम कम डिपेंड रहे, एक कारण ये था। एंड टू अवॉइड, दूसरा था फॉरेन इंटरफ्रेंस, मतलब उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा भारत में, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो तब होता था जब हम उन पे डिपेंड होते थे। तो जब हम उन पे डिपेंड नहीं है तो अब कुछ नहीं होगा, अब हम अपने देश में ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करेंगे और हम सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनेंगे। क्योंकि अगर आपको ये दो ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं पिछले वाले, ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन, तो आपको सेल्फ रिलायंट बनना ही पड़ेगा। अगर आप सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे तो फिर दो दिक्कतें वही आएंगी आपके सामने, एक तो आप डिपेंड रहेंगे दूसरे देश पे, ठीक है ना, फूड ग्रेन्स वगैरह के लिए या किसी भी चीज के लिए, और दूसरा आपका इंटरफ्रेंस भी फिर उस देश का बढ़ता है आपके देश में, क्योंकि आप उस पर डिपेंड है। ठीक, तो ये सेल्फ रिलायंस बच्चे, इसमें भी ज्यादा बातें नहीं लिखी, दो चार बातें। ये देखें बस इसी पेज पे है जो कुछ है सेल्फ रिलायंस के बारे में। सेल्फ रिलायंस, ये Self-reliance means not depending on external help.
सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि हम एक्सटर्नल हेल्प पे डिपेंड ना हो। दिस इज अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव व्हिच टारगेट द नॉन इंटरफेरेंस बाय फॉरेन कंट्रीज इन एरिया ऑफ फूड सप्लाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डेट। ठीक है, a nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations। या तो वो अपने खुद के रिसोर्सेज से कर ले या रिसोर्सेज इंपोर्ट करा के कर ले, दो रास्ते उसके पास हैं। The first 7 5-year plan gave importance to self-reliance, which means avoiding import of those goods which could be produced in India itself। मतलब हम कम से कम वो वाले गुड्स तो इंपोर्ट ना करें जिन्हें हम खुद बना सकते हैं। And this policy was considered necessary in order to reduce our dependence on foreign country। ये बहुत जरूरी था ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्री पे वो घट जाए, especially for food, especially food के लिए। It is understandable that India who recently free from foreign domination, तो ये उनके लिए जरूरी था जो फॉरेन डोमिनेशन से फ्री हुए थे। आपका लास्ट बुलेट है, दिस पॉलिसी वाज आल्सो कंसीडर्ड नेसेसरी। आपकी बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि बहुत डर होता था हमें कि हम जो आपका इंपोर्टेड फूड्स वगैरह हैं, फूड सप्लाई वगैरह हैं, उसके लिए डिपेंड रहेंगे। फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए, फॉरेन कैपिटल, मेक इंडिया सॉवरेनिटी वल्नरेबल टू फॉरेन इंटरफेरेंस, मतलब कि फिर उनका इंटरफेरेंस बढ़ता चला जाएगा और उसकी मर्जी के बिना या पत्ता भी नहीं हिलेगा। सीधी सी बात है, जब आप फूड वहां से मंगा रहे हो, गुड्स वहां से मंगा रहे हो, कैपिटल वहां से मंगा रहे हो, मशीनें वहां से मंगा रहे हो, जो सब कुछ दूसरे देश से आ रहा है, तो भाई उसका इंटरफेरेंस तो बढ़ेगा ना देश में। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है। तो सेल्फ रिलायंट आपका एक ऑब्जेक्टिव, ये पहले 7 पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 7 ईयर प्लान में, 5-7 ईयर प्लान में आपके जो पहले 7 जो 5 ईयर प्लान थे उनमें इसको इंपॉर्टेंस दी गई थी। इसके बाद बच्चों एक और है इक्विटी, और फिर एक फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक्स्ट्रा डाला हुआ है। इक्विटी पे आते हैं। अभी तक बच्चों आपने 3 ऑब्जेक्टिव मेरे साथ डिस्कस करे हैं, चौथे पे अभी हम आएंगे। अभी तक आपने 3 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। इन तीनों का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा अगर हमारे देश का गरीब और गरीब होता चला जाए, अमीर अमीर होता चला जाए, अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ बढ़ता चला जाए, ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा होता चला जाए, तो फिर ये जो 3 ऑब्जेक्टिव थे कोई मतलब ही नहीं रहेगी। ग्रो कर लो, कितना ही ग्रो कर लो आप, 5%, 6%, 10% आपका ग्रोथ हो जाए, आपके देश का ग्रोथ रेट 10% हो जाए, कोई फायदा नहीं। आपके देश में गरीबी इतनी ज्यादा है, तो उस 10% ग्रोथ रेट का क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ हाथों में है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, बहुत अरबों पैसा है उनके पास, और बाकी के लोग बिल्कुल गरीब है, रोड उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो बच्चों ये इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। तो बच्चों इक्विटी में फर्क होता है इक्वालिटी में, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इक्विटी में आपको यही बताया गया है कि आप किस तरह से हर एक पीपल तक, हर एक सोसाइटी के उस हर एक आदमी तक, उस हर एक इंसान तक वो गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा सके। मतलब जीडीपी का जो शेयर है वो हर एक आदमी तक पहुंच सके, और जो इनइक्वालिटीज है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, इनइक्वालिटीज को कम किया जा सके। इसी बात का डिस्कशन इक्विटी वाले ऑब्जेक्टिव में आपका किया गया है। ठीक, अच्छा, इक्विटी आपका ये नहीं, इक्विटी क्या है? अच्छा, इक्विटी ये रहा, ये पहला बुलेट, a country can have high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of its people living in poverty। मतलब ये कह रहे हैं कि एक कंट्री हो सकता है कि वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ रेट हो, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन एक के साथ साथ ये भी हो सकता है कि वहां के बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हो। Along with growth and modernization, it is also important to ensure that economic development is shared by all the citizens to promote social justice। Economic development सभी के साथ शेयर होना चाहिए। It can be It can be done by improving the standard of living of weaker section of the society and reducing income and regional inequalities to promote social justice। ठीक है, growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living। It is important to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section as well। मतलब वो गरीब आदमी तक भी पहुंच पाए, instead of being enjoyed only by the rich। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बच्चों वो गरीब लोगों तक भी पहुंच पाए, तो ही इसका कुछ फायदा होगा। Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, decent house, education and healthcare etc। Inequality in the distribution of wealth should be reduced। तो जो आय और संपत्ति में विषमता है
इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी है उसको दूर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, एंड अनदर ऑब्जेक्टिव आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बच्चों वो सारे लोग जो काम करने के एबल हैं और काम करना चाहते हैं और उन्हें एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल जाता है, उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक अनदर ऑब्जेक्टिव है सरकार। ठीक, आपकी बुक्स में बच्चों 4 ही दिए होंगे क्या पता, लेकिन ये 5वां है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना इसको। अगर 4 होगा आपको 4 ही पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को 4 में से ही पूछा गया, लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव और है फुल एम्प्लॉयमेंट का, मतलब रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए। देखें फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट ये रहा। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन एवरीवन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क, मैंने बताया जो काम करने के विलिंग रखता है, एबल है, उसको मार्केट वेज रेट पे, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल जाता है। सम जॉब एक्टिविटी विच ब्रिंग्स इनकम, जिससे उसको इनकम आती है। इट इंप्लाइज दैट देयर शुड बी हायर रेट ऑफ एक्टिविटी पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्किंग एज ग्रुप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब आपके ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड होंगे तो ही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। फुल एम्प्लॉयमेंट also rules out the existence of poverty and unemployment। जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज द कॉमन गोल ऑफ 5 year plan and is directly related to economic growth of the country। ये कॉमन गोल है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है आपका इकोनॉमी से। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमारे हो गए। कितने टॉपिक्स हो गए आपके? एक। इसके बाद अगला टॉपिक आपका कौन सा है? टॉपिक नंबर 5। तो 4 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए बच्चों चैप्टर के, ठीक है ना। 4 टॉपिक हमने पढ़े हैं, 50-55 मिनट की हमारी क्लास में होगी जो भी। इसके बाद हम टॉपिक 5 डिस्कस करेंगे और हो सकता है कि अगली क्लास में हमारा सिर्फ टॉपिक 5 ही हो पाए, क्योंकि वो बड़ा है थोड़ा। उधर आपका टॉपिक 5 में एक तो एग्रीकल्चरल में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूरा पढ़ना है और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होगा वो पूरा हमें डिस्कस करना होगा। तो ये 2 बड़े बड़े टॉपिक, ठीक है। तो हम देखेंगे जितना भी हो पाएगा उस हिसाब से हम इसको करेंगे आगे कंटिन्यू। फिलहाल के लिए जो आपका पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, इसमें आपको 4 टॉपिक कंप्लीट है, ठीक। और बच्चों ये मेरे पढ़ाने से सिर्फ नहीं होगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे टेस्ट देना पड़ेगा। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है जो मैंने समझाया और आपको समझ आ गया एक बार में। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों और याद भी करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात। बंद करते हैं क्लास हम तब तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास